स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है 5 pencils and 7 pens cost together ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यहां पर हमको गिवन है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन की कॉस्ट ₹46 है। दोनों की इंडिविजुअल एक एक पेंसिल और एक एक पेन की कॉस्ट हमको फाइंड करनी है। इसके लिए हमने लेट किया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने X रुपीज लेट कर ली है। तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5X होगी। ठीक इसी तरह से यदि एक पेन की कॉस्ट ₹Y है, तो 7 पेन की कॉस्ट 7Y होगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 5X, दैट मीन्स 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7Y इक्वल 50। 5X रिप्रेजेंट कर रही है 5 पेंसिल की कॉस्ट को, जबकि 7Y शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ 7 पेन। दोनों की टुगेदर कॉस्ट हुई ₹50। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन में हमको गिवन है 7 पेंसिल की कॉस्ट। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने X रुपीज मानी है, 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7X प्लस 5 पेन की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट ₹Y है, तो 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5Y इक्वल 46। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हुई। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और अपने रिजल्ट को फाइंड करेंगे। सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल दोनों के हम ब्लॉक्स बनाएंगे। उसके बाद दो कोऑर्डिनेट हम कम से कम दो कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट से कम लेने पर हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। 3 ले तो और भी अच्छा है। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक रह गई हो 2 पॉइंट्स के विद इन, तो हम तीसरे पॉइंट से उसको चेक कर सकते हैं। 3 पॉइंट भी हम इसमें ले सकते हैं। तो ब्लॉक बनाएंगे। पहली इक्वेशन के लिए यदि मैं y की वैल्यू को 0 ले लूं, y की वैल्यू 0 हो, तो मेरे पास ये 7y वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमको 0 मिलेगा। मुझे रिजल्ट मिला 5X इक्वल 50। 5X की वैल्यू अगर 50 है, तो X की वैल्यू मिली मेरे को 10। तो एक पॉइंट का कॉन्टेंट आ गया 10,0। दूसरा पॉइंट कोई भी मैं लेता हूं, मुझे फ्रैक्शन में ही रिजल्ट इसका मिल रहा है। ये कुछ इक्वेशन ही इस तरह की बनी हुई है कि इसमें हम फ्रैक्शन से ज्यादा बच नहीं सकते। तो मैं y की वैल्यू अगर 5 लेता हूं, दैट मीन्स तो यहां बनेगा 35। मेरे पास रिलेशन बन जाएगा 5X प्लस y की वैल्यू मैंने 5 प्लेस करी, 35 इक्वल 50। तो 5X की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 35, जो कि 15 होता है। तो X की वैल्यू मिल गई मेरे को 3। तो एक पॉइंट मेरे को मिला 3,5। ये दोनों पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़े से आसान पॉइंट है, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म में आ गए। अदरवाइज पेयर जो हमको मिलेंगे वो फ्रैक्शन में मिलेंगे, उनको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन दोनों ही पॉइंट को हम प्लॉट कर लेंगे। पॉइंट आए मेरे पास 10,0 एंड 3,5। पॉइंट देखेंगे 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा कोऑर्डिनेट होगा 10,0 का, क्योंकि इस पॉइंट में जो ऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए ये पॉइंट ऑन द x एक्सिस होगा। 10 यूनिट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन पर ये पॉइंट हमको मिल जाएगा।
दूसरा पॉइंट है 3,5, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर हम 3 यूनिट के डिस्टेंस चलेंगे, यहां पहुंचे, और वाई एक्सिस पर 5 यूनिट का 1 2 3 4 5 ये पॉइंट यहां कहीं मेरे को मिल जाएगा। ग्राफ पेपर में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो और भी क्लियरिटी के साथ एक्यूरेट ये पॉइंट को आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन को। ये कुछ मेरे पास लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन होगी 5x प्लस 7y इक्वल 50। ठीक इसी तरह से मैं अपनी दूसरी लाइन को भी प्लॉट करूंगा जिसकी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल 46। ब्लॉक बना लेंगे इसके लिए। x का वैल्यू अगर मैं 0 प्लेस करता हूं तो 5y की वैल्यू हो गई 46, y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 46 अपॉन 5 जो कि होता है 9.2। डेसिमल वैल्यू मिल रही है, इसको भी प्लॉट करेंगे। इसके अलावा हम देखें तो x की वैल्यू अगर मैं 3 प्लेस करूं, यहां पर हो जाएगा 21 राइट साइड में जाएगा तो 46 में से माइनस होगा तो 5y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 46 माइनस 21 जो कि होता है 525। तो y की वैल्यू मिल गया मेरे को 5। तो एक पॉइंट मेरे पास ये आया 3,5। इन दोनों ही पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पेपर पर और दोनों ही लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्च करेंगे। पहला पॉइंट है 0,9.2, दैट मींस x कोऑर्डिनेट 0 है। ये पॉइंट मेरे को y एक्सिस पर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9.2 यहां होगा। इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए देखेंगे ये जो 9th मार्क है, जो 9 यूनिट का मार्क है, उस मार्क और जो 10 यूनिट का मार्क होगा उसके बीच में ग्राफ पेपर पर जब हम जाएंगे तो छोटी छोटी लाइनें जो बहुत बोल्ड नहीं होंगी वो 10 स्मॉल लाइंस हमारे पास होंगी। उन स्मॉल लाइंस में से जो सेकंड लाइन होगी उस पर हम इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट हुआ 0,9.2। नेक्स्ट पॉइंट है 3,5 जो कि ऑलरेडी पुराना पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये हमारी एक लाइन आई जिसकी इक्वेशन होगी 7x प्लस 5y इक्वल 46। ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसको मैंने नाम दिया P और इसके कोऑर्डिनेट ही हमारे डिजायर रिजल्ट होंगे क्योंकि ये P पॉइंट दोनों ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये P पॉइंट कुछ और नहीं है, दोनों ही लाइन पर हमने जो प्लॉट किए थे 3,5 यही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। इसको जानने के लिए एक परपेंडिकुलर हम y एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे P पॉइंट से और एक परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे। जिन नंबर्स पर ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा वही हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे P पॉइंट के, जो कि 3,5 हमको मिले हैं। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आया x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने x माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि हमारे पास ₹3 आई है, y हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कि 5 आई है। आंसर इंटरप्रेट कर देंगे थस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
equals to ₹3 and cost of 1 pen equal ₹5। दोनों ही कंडीशंस को होल्ड कराकर देखेंगे होल्ड हो रहा है कि नहीं। 5 पेंसिल थी, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3 है, 5 पेंसिल की कॉस्ट ₹15 होगी। इसी तरह से 7 पेन है, एक पेन की कॉस्ट ₹5 है, 7 पेन की कॉस्ट 35 होगी। दोनों का सम करें तो हमको 50 मिल रहा है और यही हमको गिवन था। दूसरी सिचुएशन में हमको गिवन था 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3 थी, 7 पेंसिल की कॉस्ट 21 होगी। इसी तरह से 5 पेन है, एक पेन की कॉस्ट ₹5 थी, तो 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी ₹25। दोनों का सम अगर हम करें तो 46 मिल रहा है और यही 46 हमको गिवन था। दैट मीन्स हमारे जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमको बताना है कि ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसाइडेंट लाइन को एक्सप्रेस करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन को एक्सप्रेस करेगा या पैरेलल लाइन को एक्सप्रेस करेगा। उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। इसको टाइप ऑफ लाइंस जानने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2 को। a1 होता है x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 होता है x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हुई 5/7। चेक करेंगे b1 अपॉन b2 का वैल्यू, b1 है -4, b2 का वैल्यू है +6। b1 अपॉन b2 इक्वल -4/6। इसी तरह से c1 अपॉन c2 का वैल्यू हो जाएगा 8/-9। इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे, दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट साइड में हो या दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट साइड में हो, तभी हम इनके रेशियोज को फाइंड करेंगे। दैट मींस जो लुक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में होगी वही लुक हमको सेकंड इक्वेशन में भी रखनी होगी। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 का वैल्यू, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज आ चुकी है। ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें से कौन कौन से रेशियोज आपस में इक्वल है। यहां अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5/7 है, जबकि b1 अपॉन b2 की वैल्यू -4/6 है। दे आर नॉट इक्वल। हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और यदि ये इंसिडेंस होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है एंड इट हैज वन कॉमन सॉल्यूशन। तो लाइन का टाइप हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह से सेकंड पार्ट पर आएंगे, इसमें भी हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। a1 अपॉन a2 का वैल्यू 9/18 है, जिसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। इसी तरह से b1 अपॉन b2 का वैल्यू 3/6 है, इसको भी 1/2 लिखा जा सकता है। c1 अपॉन c2 का वैल्यू 12/24 है, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 से 24 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। We observe that on behalf of these values, we say that a1 upon a2 equal है b1 upon b2, that is also equals to c1 upon c2. Whenever all the three ratios become equal, then the line are coincident lines. Line कैसी होंगी? Coincident line होंगी and it has infinite many solutions. बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां मिलेगा मेरे को 9x + 3y + 12 = 0। यानी कि देखने में जरूर ये दो अलग अलग इक्वेशन दिखाई दे रही है, लेकिन बेसिकली ये दोनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन है।
एक ही इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन लिख दिया। तो इस सिचुएशन में द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट थर्ड में हमारे पास a1 अपॉन a2 का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का वैल्यू होगा -3 अपॉन -1 विच इज 3 अपॉन 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये भी 3 अपॉन 1 होगा, ये भी 3 अपॉन 1 है। इसी तरह से c1 अपॉन c2 का वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू होगी 10 अपॉन 9। On behalf of these results, we say that a1 upon a2 equal है b1 upon b2 के। Both are equal 3 upon 1, but c1 upon c2 की वैल्यू 3 upon 1 नहीं है, not equal c1 upon c2। रिकॉल करेंगे उस कंडीशन को जिसमें a1 upon a2 इक्वल होता था b1 upon b2 के एंड नॉट इक्वल होता है c1 upon c2 के। ऐसे सिचुएशन में द पेयर ऑफ लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, इट हैज नो कॉमन सॉल्यूशन, सो द लाइन्स आर पैरेलल लाइन। लाइन हमको मिलेंगी पैरेलल। तो इस तरीके से इन तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन बिहाफ द चेकिंग ऑफ रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको बताना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो देखेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में हमको सिस्टम गिवन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसमें हम कोफिशिएंट्स के रेशियोज को फाइंड करेंगे, उनको कंपेयर करके इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो किस टाइप का है। तो हियर a1 upon a2, that means the ratio between the coefficient of x is 3 upon 2 and b1 upon b2 is equals to 2 upon -3. We also say that minus के 2 upon 3 and the value of c1 upon c2 is equals to 5 upon 7। इनको देखकर ऑब्जर्व करेंगे क्या a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, तो आंसर है नो, दे आर नॉट इन सेम रेशियो। ऑन दिस इंटरप्रिटेशन we conclude a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। यदि a1 upon a2 not equal b1 upon b2 होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और ऐसे में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यदि हमारे पास सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे यूनिक दे या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, तो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट, और यदि नो सॉल्यूशन का केस होगा तो सिस्टम कहलाता है इनकंसिस्टेंट। यहां पर जो हमारे पास कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन की है, दैट मींस हमको सॉल्यूशन मिल रहा है। जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। Yes, the given system is consistent. ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में a1 upon a2 का वैल्यू है 2 upon 4, सिंपली वी से दैट 1 upon 2। b1 upon b2 का वैल्यू है -3 upon -6, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज ऑल्सो 1 upon 2 एंड c1 upon c2 का वैल्यू है 8 upon 9। तो इस पार्ट में हम देखें a1 upon a2 का रेशियो हाफ है, यानी कि 1 upon 2 है, b1 upon b2 का भी यही रेशियो है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, बट बोथ आर नॉट इक्वल c1 upon c2, क्योंकि c1 upon c2 का वैल्यू हमको 8 upon 9 हमारे पास है। तो ऑन बिहाफ this discussion we say that a1 upon a2 equal b1 upon b2 is not equal c1 upon c2। और इस सिचुएशन में लाइन पैरेलल लाइन को एक्सप्रेस करती थी और पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन की कंडीशन को होल्ड करता है। दैट मींस
इस सिचुएशन में हमको कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम हमारा कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। सो द आंसर फॉर सेकंड पार्ट इज इनकंसिस्टेंट। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। सेम वर्किंग रूल के साथ इसको भी सॉल्व करेंगे। वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 का। द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 9। काफी स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि इस 3 अपॉन 2 का 2 ये नीचे आएगा या ये 9 ऊपर जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेंगे। ये जो क्वांटिटी है इसमें जो मेन डिनोमिनेटर है वो यहां पर है। दैट मीन्स इसकी जो लुक है वो कुछ ऐसी है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, a अपॉन बी को डिवाइड किया जाना है c से। तो सिंपल सा रूल है डिवीजन का, यदि डिवीजन के बाद कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है तो डिवीजन के साइन का ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मल्टीप्लाई के साइन में, और इसके बाद की क्वांटिटी का रेसिप्रोकल किया जाता है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हो जाएगी a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन सी। सी का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, सी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो जिसका भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 बोला जाता है। तो ये सी को लिखा जा सकता है c अपॉन 1, रेसिप्रोकल होने के बाद यही क्वांटिटी 1 अपॉन सी बन जाएगी। दैट मीन्स ये b और c दोनों हो नीचे आ जाएगी। लेकिन यदि ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा होता a अपॉन b अपॉन c, तो इसका मीनिंग होता कि हमको a को डिवाइड करना है b अपॉन c से। फिर से वर्किंग रूल वही लगेगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसके बाद की जो क्वांटिटी होगी, जो फ्रैक्शनल नंबर होगा, उसका रेसिप्रोकल किया जाएगा। ये क्वांटिटी हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाई c अपॉन b, ये बन गया ac अपॉन b। तो यहां पर ये c ऊपर जाएगा, जबकि यहां पर ये b डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि आपका मेन डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल क्वांटिटी में कहां पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम रूल को अप्लाई करेंगे। यहां पर मेन डिनोमिनेटर यहां पर है, तो ये 2 स्किप होके नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्वांटिटी कहलाएगी 3 अपॉन 2 इंटू 9। 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम, ये रेशियो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 6। इसी तरह से रेशियो निकालेंगे हम b1 अपॉन b2 का। b1 अपॉन b2 इक्वल 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय -10। इसको भी सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। 3 आ जाएगा नीचे, 5 से 10 कैंसिल होगा, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी, माइनस आ गया इधर 5 अपॉन 3 इंटू 10। 5 से 10 कैंसिल, 2 टाइम, ये क्वांटिटी हमारे पास आई माइनस का 1 अपॉन 6। दोनों से ही अगर हम ऑब्जर्व करें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 6, while the value of b1 अपॉन b2 is -1 अपॉन 6। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1 अपॉन 6। दे आर नॉट इक्वल। हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही इस क्वेश्चन में नहीं होगी, क्योंकि इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2. That means we have unique solution in this stage, और क्योंकि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आया है सिस्टम का, इसलिए ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। सो वी हैव अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसमें यूनिक ओनली वन सॉल्यूशन हमको मिलेगा और पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो ये था थर्ड पार्ट।